एक्सेलशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। कांग्रेस की पर्टिकुलर बात करें तो कांग्रेस से कई दिग्गज नेता जो हैं इस्तीफा दे रहे हैं, पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने जिस तरह से इस्तीफा दिया तो उसके बाद जम्मू कश्मीर से कई सीनियर लीडर जो है पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। ताराचंद पूर्व उप मुख्यमंत्री यहां पर स्पीकर रह चुके हैं, उन्होंने भी पार्टी का दामन छोड़ दिया। ताराचंद के साथ साथ अन्य नेताओं की बात करें, अन्य दिग्गज नेताओं की बात करें, धीरे धीरे सब लोग जो हैं कांग्रेस पार्टी से अपना नाता तोड़ते जा रहे हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि इतने दिग्गज नेताओं का पार्टी छोड़ने का कांग्रेस पार्टी को क्या खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस वक्त मेरे साथ हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद जी। आइए सीधी बात करते हैं ताराचंद जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर कांग्रेस को काफी समय आपने दिया और एकदम से कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, क्या मुख्य कारण है? देखिए, हमने अपना पूरा जीवन जो है कांग्रेस पार्टी के साथ लगाया, कांग्रेस पार्टी की सेवा की। बीच में मौका आया, हम एमएलए भी बने, स्पीकर भी रहे और कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर भी मैं रह चुका हूं और डिप्टी सीएम भी रहा। लेकिन पिछले 5-6 वर्षों से जो हम महसूस कर रहे थे कि पार्टी की साख जो है वो आस्ता आस्ता गिरती जा रही है और हमने काफ़ी कोशिश की कि इसमें सुधार हो। लीडरशिप के पास अप्रोच की जाए कि वो अपनी नीतियों में बदलाव लाएं ताकि पार्टी की जो छवि दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है उसको बचाया जा सके। आपको मालूम होगा कि G23 एक दिल्ली में बना था। हमारे जो सीनियर तजर्बाकार लीडर थे उन्होंने एक मशवरा करके आपस में बैठ के प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखी कि इस पे विचार किया जाए, मंथन किया जाए कि पार्टी में कमज़ोरी क्यों आ रही है, इसको कैसे बचाया जाए। लेकिन बदकिस्मती हुई कि बजाय इस पे इसके कि वो मंथन करते, आपस में बातचीत करते और इसका हल ढूंढने की कोशिश करते, उन्होंने अपने अख्तिलाफ़ात बढ़ाना शुरू कर दिए। और जब दिल्ली में बड़े नेताओं के अख्तिलाफ़ात हो गए तो हमने जहाँ से, जो हमारे जहाँ सीनियर लोग थे, हमने कोशिश की कि हम हाई कमान को मिलेंगे और इनके जो इख्तिलाफ़ात हैं उनको कम करने की कोशिश करेंगे, एक ब्रिज का काम हम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बदकिस्मती है कि पिछले 2 साल से हम लगातार टाइम मांगते रहे, हमें मिलने का टाइम नहीं दिया गया। जी। तो कहने का मतलब कि हमें ये महसूस हुआ कि बहुत सारे जो सीनियर हमारे लीडर दिल्ली में कुछ बैठे हैं उनको कांग्रेस की चिंता ही नहीं, इस तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया। तो हम पॉलिटिकल वर्कर, जी। जब हमने सोचा कि आज हमारी रियासत के लोग जो हैं, हमारी रियासत के अवाम जो हैं वो परेशान है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस सरकार ने चुनाव के दौरान वायदा किया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। बजाय इसके कि वो सरकारी नौकरी देते, वो तो किसी को मिली नहीं। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर था, इनकी गलत नीतियों की वजह से, गलत तरीके से जीएसटी लगाने की वजह से, गलत तरीके से लॉकडाउन करने की वजह से, वो जो प्राइवेट सेक्टर था वो भी तकरीबन फेल होता गया और करोड़ों लोग जो हैं देश के अंदर वो प्राइवेट सेक्टर से भी बेरोज़गार हो गए। जिस तरह से अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें या फिर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, भाजपा जो इस समय सत्ता में है, कांग्रेस का मुख्य रोल था ओपोजिशन में, जिस तरह से वो निभा सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ओपोजिशन का भी रोल हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है पूर्ण रूप से जनता को वो कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाए। और उनके वर्कर्स की बात करें तो वर्कर्स जो हैं वो भी काफ़ी नाराज़ थे। लीडर्स की बात करें, कई लीडर्स जो हैं कई बैठकें हुई उनमें वो एब्सेंट पाए गए। तो कहीं ना कहीं जो है नाराज़गी पहले से ही शुरू हो चुकी थी। वही मैंने आपको पूरा बताया है कि पिछले 2 बरस से हमने पूरी कोशिश की कि इस गैप को दूर करने की कोशिश की जाए और गैप ख़त्म किया जाए। और अवाम जो हैं, लोग जो हैं इस वक्त दुखी हैं, बेरोज़गारी है, महंगाई है और डेवलपमेंट के कोई काम जहाँ नहीं हो रहे हैं, रुके पड़े हैं, सड़कों की खस्ता हालत है, बिजली की हालत ठीक नहीं है, बिजली प्राइवेट करने की कोशिश की जा रही है, किराए बढ़ाए जा रहे हैं, स्मार्ट मीटर लगा के इतने ज़्यादा रेट्स इन्होंने बढ़ा दिए हैं हद से ज़्यादा। तो हर तरीके से लोग परेशान थे। लोग हम इसीलिए कोशिश कर रहे थे कि हमें एक आवाज़ बन के
लोगों की आवाज़ बन के हमें लड़ाई करनी चाहिए, आप लोगों की मुश्किलातों की आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन हमारी लीडरशिप ने ही हमारी बात नहीं सुनी। जब लीडरशिप हमारी ही बात सुनने को तैयार नहीं है तो हम लोगों की वहाँ क्या बात कर सकते थे। यही कारण था कि हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, अगर इस वक्त हम लोगों के काम नहीं आए, अगर इस वक्त हम लोगों की आवाज़ नहीं बने, तो कल हमें चुनाव में जाने का कोई अधिकार नहीं है। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए कि हमारी अपनी सुनवाई पार्टी में नहीं, ऐसी पार्टी को छोड़ना चाहिए और एक नई पार्टी सेकुलर जमात बनानी चाहिए जो लोगों की रहनुमाई कर सके। अब हमारी मंशा है कि आने वाले दिनों में हम गुलाम नबी आज़ाद साहब की क़यादत में एक नई सेकुलर पार्टी बनाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी जम्मू के अंदर जो दूसरी सेकुलर क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके साथ हाथ मिला के लाइक माइंडेड पार्टीज़ के साथ एक अच्छा फ्रंट जहां बनाए, आने वाली सरकार अच्छी हम लोगों को दे पाएँ, ताकि बेरोज़गारी जो है इसको दूर करने की कोशिश की जाए। जैसे हमारे वक्त में, आज़ाद साहब के वक्त में पहले लोगों को रोज़गार मिलता था, उसी तरीक़ा से दोबारा लोगों को रोज़गार मिले। जिस तरीके से पहले डेवलपमेंट होती थी, सड़कें, बिजली, पानी, दूसरी चीज़ें दी जाती थी, वो देने की कोशिश की जाए। ताराचंद जी, हो, दूसरा ताराच लेबरर जो जी, है, मजदूर जो है। ताराचंद जी, मैं जो आज़ाद साहब की पार्टी है उसके बारे में भी जानना चाहूंगा, लेकिन इस वक्त आपको नहीं लगता कि इतना समय कांग्रेस पार्टी को देने के बाद इस वक्त कांग्रेस पार्टी को ऐसे दिग्गज नेताओं की अति आवश्यकता है ताकि कांग्रेस जो है पुनः उभर कर फिर सत्ता संभाल सके? देखिए, कांग्रेस की जो लीडरशिप है, नेतृत्व जो कांग्रेस का नेशनल लेवल पे है, कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज़्यादा कमी है। उसको पार्टी चलाना नहीं आई, मुल्क के हालात को संभालना नहीं आया। और जब हमने महसूस किया कि जहाँ सुधार की कोई उम्मीद नहीं है, जहाँ हमारी सुनवाई नहीं, हम ग्राउंड रियलिटी बताना चाहते हैं, हमें सुनना नहीं चाहते, तो इस पार्टी में रह के क्या करेंगे। इसीलिए हमने पार्टी छोड़ी। और आप देख रहे हैं, जब से गुलाम नबी आज़ाद साहब ने इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद कल हमने, हमारे साथ 100 के करीब साथी थे, सीनियर साथी जम्मू के, यही जम्मू की करीम कांग्रेस के आजाद थे। साहब को तो एज मिल रही है। और पर्टिकुलर आज आजाद साहब ने और राहुल गांधी पर निशाना साधा था कि राहुल गांधी की वजह से जो है वो रिजाइन कर रहे हैं। तो जिस तरह से राहुल गांधी का बिहेवियर यहाँ पर है, जो स्टेटमेंट्स वो देते हैं, वो जनता भी उन पर खरा नहीं उतर पाती, जनता जो है वो भी विश्वास नहीं कर पाती है, और पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं अब उनका साथ छोड़ रहे हैं। तो पार्टी हाईकमान को नहीं चाहिए कि वो एक लीडर को साइड पर करें, बाकी वर्कर्स को, जिस तरह से अगर सारे के सारे जो है रिजाइन कर रहे हैं तो इस तरह से तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी। हम यही बातें हाईकमान से करना चाहते थे, लेकिन वो हमें समय नहीं मिला। और अब जिस पार्टी को छोड़ ही दिया, इसीलिए छोड़ा, तो अब उनको क्या राय देंगे, क्या मशवरा देंगे। हम अपनी पार्टी बनाएंगे, लाइक माइंडेड पार्टीज़ को साथ जोड़ेंगे और लोगों की मुश्किलातों को लेके हम लड़ाई लड़ेंगे सरकार के ख़िलाफ़, और आने वाले चुनाव में अपनी सरकार हम मिलजुल के बनाएंगे, सेकुलर सरकार बनाएंगे। तो क्या जो क्या उम्मीद है दर्जा जो आज़ाद साहब की नई पार्टी यहाँ पर लॉन्च होने जा रही है? आज़ाद साहब 4 तारीख को जम्मू भी आ रहे हैं और जनसभा को संबोधित भी करेंगे और अपने साथ कई लोगों को जो है वो जोड़ेंगे। तो क्या लगता है कि ये पार्टी, जबकि यहाँ पर अगर रीजनल पार्टीज़ की बात करें जिसमें अपनी पार्टी है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी है, इससे अलावा जो पुरानी पार्टीज़ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, बीजेपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, इन सब पार्टी के बीच में आज़ाद साहब की नई पार्टी अपने आप को कहाँ स्टैंड करती है? देखिए, जैसे आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडरों ने पार्टी छोड़ी है, छोड़ रहे हैं। आज पीरजादा साहब ने भी रिज़ाइन किया, ताज मोइनुद्दीन साहब ने भी किया, कुछ एमएलएज ने पहले रिज़ाइन किया था, कुछ लोगों ने हमारे साथ रिज़ाइन किया। ये 10-15 दिन लगातार चलता रहेगा। दूसरी पार्टियों से भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ टेलीफोन पे राब्ता बनाए हुए हैं, जो हमारे साथ आना चाहते हैं, हमारे साथ चलना चाहते हैं। हम उनसे भी राब्ता करेंगे, उनको भी अपने साथ जोड़ेंगे, एक मजबूत फ्रंट हम बनाने की कोशिश करेंगे। पार्टी का विजन क्या रहेगा इस नई पार्टी का? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि लोगों की मुश्किलातें हैं, इन सब मुश्किलातों को सामने रखते हुए पार्टी का रहेगा कि डेवलपमेंट जो रुकी हुई है दोबारा से शुरू हो, बेरोज़गारी को दूर करने की कोशिश की जाएगी, लोगों को रोज़गार देने की कोशिश की जाएगी। और डेवलपमेंट तो होगी, लेकिन वो गरीब मजदूर जिसका गुजारा ही मजदूरी पे होता है, आज उनको काम करने के लिए भी दिहाड़ी नहीं मिलती है। तो ये सारी चीज़ें जब हम शुरू करेंगे, इसके अलावा जो रियासत का दर्जा हमारा ख़त्म हुआ, हम रियासत का दर्जा लाने की कोशिश करेंगे,
370 जो ख़त्म की गई, उसमें जो फैसिलिटीज थी, ज़मीन का था, नौकरियों का था, एमएलए का कैंडिडेट लोकल होगा, वोटर लोकल होगा, जो जैसे पहले चलता था 370 में जो भी फैसिलिटीज़ थी उन सबको हम वापस लाने की कोशिश करेंगे, ताकि फिर से जम्मू कश्मीर रियासत जो है एक खुशहाल रियासत बन सके। सत्ता में आने के लिए अगर कोलिशन गवर्नमेंट यहाँ पर बनती है तो क्या बीजेपी का दामन थाम सकती है आपकी नई पार्टी, आज़ाद साहब की नई पार्टी? बीजेपी का सवाल पैदा नहीं होता। जैसे मैंने पहले कहा कि दूसरी जो सेकुलर और लाइक माइंडेड पार्टीज़ हैं, चाहे वो जम्मू की क्षेत्रीय पार्टी हैं, चाहे वो कश्मीर में जो लाइक माइंडेड हमारे पार्टीज़ हैं, उनको हम साथ जोड़ के अच्छी सरकार बनाएंगे। मैं पुनः कांग्रेस पे आना चाहता हूँ। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष आए हैं विकराल रसूल, जिनको बनाने में, प्रधान बनाने में आपका भी योगदान है। तो क्या कहना चाहते हैं, कहाँ तक वो कांग्रेस पार्टी को लेकर चल सकते हैं आगे? जिस तरह से उनका कहना है कि नए नए चेहरों को मौका देंगे, उनका ये भी कहना है कि आज़ाद साहब के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो पैनल गुलाम नबी आज़ाद साहब ने भेजा था प्रेसिडेंट बनाने के लिए 4 नामों का, उसमें वक़ार रसूल का भी नाम उन्होंने दिया था। मेरा जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैंने भी हाईकमान से बात की थी कि नौजवान को बनाओ ताकि हिली स्टेट है, दौड़ धूप करेगा, पार्टी को जोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन हमारा मुद्दा जो है वो प्रेसिडेंट तक सीमित नहीं, हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हमने डिस्कस किया और जो लंबा एक मतलब बात चलती आ रही है कि हमारा मुद्दा है। रही बात अब वो क्या करता है, क्या करेगा, हमारी शुभकामनाएं उसके साथ हैं। ताराचंद जी कि साथ वो में, नौजवानों ताराचंद का जी फ्यूचर अभी साथ बाकी साथ में है। हमने ये भी देखा है कि अक्सर जब कमेटीज का गठन किया जाता है वो इलेक्शंस के बिल्कुल नजदीक किया जाता है। कांग्रेस पार्टी ने कमेटीज का भी गठन किया। देखिए कहीं ना कहीं कमी तो थी और प्रेसिडेंट अगर बनाया हमारे कहने पे तो उसको फ्री हैंड देना चाहिए था कि वो वक़्त आने पे अपनी मर्ज़ी से सही लोगों को आगे लाके कमेटीज़ कायम करता, बनाता। इस वक्त वो इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन कमेटी बनाने का मकसद क्या जी। है? इस वक्त मैनिफेस्टो कमेटी बनाने का मतलब क्या है? क्योंकि इलेक्शन तो अभी है नहीं। जब जब भी इलेक्शन आती थी तब तब ये कमेटीज़ बनाई जाती थी। लेकिन आज ही ऐसे लोगों को उन कमेटीज़ में डाल दिया गया कि इस प्रेसिडेंट को चलने नहीं दिया जाए। ये सारी चीज़ें भी जी। उसमें थी। तो हमने तो अब पार्टी छोड़ दी, इसलिए हम वो चीज़ें या उस पार्टी को या उन बातों को आज हम डिस्कस नहीं करना चाहते। हम आगे का सोचेंगे, नया जम्मू कश्मीर बनाने का सोचेंगे, नई रियासत बनाने का सोचेंगे, रियासत का दर्जा वापस लाने की बात करेंगे, लोगों की मुश्किलातें दूर करने की बात करेंगे। आज़ाद साहब की जो पार्टी है वो रीजनल बेस्ड नहीं है, वो नेशनल बेस्ड है। तो जम्मू कश्मीर के जो लीडर्स हैं उनका रिस्पांस तो मिल रहा है। अगर हम नेशनल प्लेटफॉर्म की बात करें, विभिन्न राज्यों से किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? देखिए जैसे आप देख रहे हैं एजाज साहब का राब्ता सभी लीडरों से है और उनको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हम तो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, हमारी पहुंच जो है जम्मू कश्मीर तक है, हम तो जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। लेकिन जो देखने में आ रहा है, जो सुनने में आ रहा है, उनको अच्छा रिस्पांस पूरे हिंदुस्तान से मिल रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक बहुत ही बढ़िया थर्ड फ्रंट हिंदुस्तान में बनेगा, जो आने वाले चुनाव जो 2023-24 में होंगे, जी। उसमें एक सरकार का बदल भी बन सकता है वो फ्रंट। आखिर में आम जनता से क्या अपील करना चाहते हैं, जो गुलाम नबी आज़ाद एक नई दिशा लेकर आ रहे हैं, एक नई पार्टी लेकर आ रहे हैं? जनता से पहले तो मैं तमाम पार्टीज़ के लीडर्स को गुजारिश करूंगा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब एक बहुत ही सुलझे हुए लीडर हैं। उन्होंने काम किया है, लोगों ने, रियासत के लोगों ने, अवाम ने उनका काम देखा है। आज भी उसको सराहा जाता है, कदावर लीडर हैं। मैं समझूंगा कि उनकी क़यादत में दूसरी पार्टियों से भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो रियासत का भला चाहते हैं, जो चाहते हैं रियासत का दर्जा वापस मिले, जो चाहते हैं 370 35 ए टूटने के पहले जो फैसिलिटीज़ थी वो हमें वापस मिलें, काउंसिल हमें वापस मिले और बेरोज़गार लोगों को रोज़गार मिले, डेली वेजर का मसला हल हो, तो वो सारे अपनी अपनी पार्टी छोड़ के आओ हम हाथ मिलाएं, गुलाम नबी आज़ाद के साथ चलें। ये तो मैं लीडरों को कहना चाहूँगा। जहाँ तक रियासत के अवाम का मसला है, मैं कहूँगा कि हमने जितनी डेवलपमेंट की थी आज वो सारी उसकी रिपेयर तक नहीं पिछले
7-8 वर्षों में हुई है। और लोगों को भी मन बनाना चाहिए कि जिस जिस पार्टी के साथ भी वो जुड़े हैं उनको छोड़ के एक दफ़ा फिर नया जम्मू कश्मीर बनाने के लिए, अपने जम्मू कश्मीर की मुश्किलातों का हल निकालने के लिए आओ सारे मिलके एक सेकुलर पार्टी के साथ, एक सेकुलर लीडर के साथ, एक तजर्बाकार लीडर के साथ, एक कद्दावर लीडर के साथ चलें, ताकि हमारी मुश्किलातें हल हों और एक नया जम्मू कश्मीर बने। अगर आज़ाद साहब ने रिज़ाइन नहीं दिया होता, क्या ताराचंद ने रिज़ाइन दिया होता? देखिए, गुलाम नबी आज़ाद हमारे नेता हैं और हमारा रिश्ता काफ़ी पुराना है। जैसे हमने पूरी ज़िंदगी पार्टी को दे दी, वो हमसे बड़े हैं, हमसे पहले से वो कांग्रेस के साथ, पार्टी के साथ चल रहे हैं। गाह बगाह उन्होंने हमारी मदद की है, चाहे मैं स्पीकर बना, चाहे मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना, तो कहीं ना कहीं उनकी मदद, उनका साथ सहयोग मेरे साथ रहा। और उसके बाद भी हम कोई भी पार्टी का फ़ैसला लेते हैं तो आपस में मशवरा, टेलीफोन पे या मिल के हम मशवरा करते हैं। तो जो भी वो कर रहे हैं वो आपस में मशवरा करके हो रहा है। इसलिए उनका रिज़ाइन करना भी तय हो गया और हमारा साथ जाना भी तय हो गया, और आगे भी जब तक हम जिंदा हैं इकट्ठा चलने की पूरी कोशिश हमारी रहेगी। ताराचंद जी, मैं आखिर में सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपने बीजेपी की तरफ तो इशारा कर दिया कि बीजेपी के साथ कोई भी गठबंधन नहीं होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर की किस रीजनल पार्टी के साथ आज़ाद साहब की पार्टी गठबंधन करने के लिए तैयार है? जिस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करें तो उन्होंने भी काफ़ी बयान दिए थे आज़ाद साहब का, उनको भी लगा था कि उनको कांग्रेस नहीं छोड़नी चाहिए थी। देखिए, मैं पहले तो कांग्रेस का वर्कर था, कोई जिम्मेदार पोस्ट मेरे पास नहीं थी। आज हमने कांग्रेस को छोड़ दिया आज़ाद साहब के समर्थन में। मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे बहुत सारे साथी और भी हैं। आज़ाद साहब हमारे लीडर हैं। इन चीज़ों का जब फैसला करेंगे, हम आज़ाद साहब की क़यादत में सीनियर साथी बैठेंगे, इन चीज़ों पे पूरी चर्चा मंथन करके कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन नहीं अच्छा है, ये फैसला मंथन के बाद ही होगा। कांग्रेस के साथ कोलिशन बन सकती है? मैंने कहा ना, इसके लिए हम बैठेंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे। अब जिसको छोड़ दिया, जिस पार्टी को, आप बार बार उसका नाम क्यों ले रहे हैं? पार्टी सत्ता में आएगी? हमारी पार्टी जो है एक मजबूत फ्रंट बनेगा और अच्छे मेजॉरिटी के साथ हम सत्ता में आएंगे। और आज़ाद साहब जिस तरीके से हिंदुस्तान में भी काम कर रहे हैं, जैसी सपोर्ट उनको मिल रही है, हमें लगता है हम हिंदुस्तान में भी अपनी सरकार का बदल बन सकते हैं। समय का अभाव है, चलते चलते एक आखिर क्वेश्चन में ये जानना चाहता हूँ। जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कहा कि 4 तारीख को वो जम्मू आ रहे हैं और 4 तारीख को ही कांग्रेस का हल्ला बोल भी है यहाँ पर, ये डेट सोच समझ के रखी गई है या फिर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब हमने रेजिग्नेशन का रखा, दिल्ली सलाह करके आए, तो हमें मालूम नहीं था रजनी पाटिल जी को जहाँ आना है, जहाँ कांग्रेस वालों ने रखा है प्रोग्राम, उन्होंने अपना प्रोग्राम किया, हमने अपना प्रोग्राम किया। अब उनके साथ, कांग्रेस के साथ हमारा कोई कंपटीशन या वो कोई बात है नहीं। हमारा अपना प्रोग्राम है जी, उनका अपना प्रोग्राम है। तो अगर कोई इसको कंपटीशन समझता है तो उसमें हमारा क्या कसूर? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। जी हाँ, जिस तरह से जम्मू में बात करें तो जम्मू कश्मीर में एक नया विकल्प उभर कर सामने आ रहा है। आम जनता के पास एक नया ऑप्शन होगा अपना नया नेता चुनने के लिए। जी हाँ, गुलाम नबी आज़ाद साहब की बात करें तो गुलाम नबी आज़ाद साहब एक विजनरी नेता है। उन्होंने कई बार इसका प्रमाण भी दिया और उनके साथ कई कांग्रेस के दिग्गज नेता जुड़ते जा रहे हैं और आने वाले समय में और नेता विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी से वो भी इस पार्टी का दामन ले सकते हैं, सहारा ले सकते हैं और आने वाले समय में ये पार्टी जो है यहाँ पर सत्ता में भी आ सकती है, जिसको आम जनता का अगर विश्वास मिलता है, आम जनता का सहयोग मिलता है। इसी के साथ करण सिंह और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।